दोस्तों, भारत में कल से कोई जाति या धर्म नहीं रहेगा और ना ही कोई गरीब रहेगा और ना ही कोई अमीर। दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ना ही कोई बेरोजगार रहेगा, ना ही आपकी कंपनी के मालिक की दादागिरी मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर की मोनोपोली नहीं रहेगी। नहीं, आपका यह दोस्त किसी इलेक्शन में खड़ा रहने की नहीं सोच रहा है, बल्कि मैं यह आपको बताना चाहता हूँ कि यह सब संभव है। सिर्फ आपको हमारे भारत से प्रजातंत्र हटा के साम्यवाद को लागू करना है। मगर दोस्तों, कम्युनिस्ट इंडिया जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं, और यह कहने के पीछे क्या कारण है आज हम देखते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है, अगर इंडिया कम्युनिस्ट कंट्री होता तो क्या होता। हमारे इस दुनिया में कुल 195 देश है और यह देश का कारोबार किसी न किसी गवर्नमेंट सिस्टम से चला आ रहा है। हमारे इस दुनिया में कुल 5 गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे कि पहला है डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, दूसरा है रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, तीसरा है मोनार्ची मतलब राजशाही, चौथा है कम्युनिज्म मतलब साम्यवाद और पांचवा है डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। दोस्तों, अगर आप रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में कंफ्यूज हो तो आपके लिए बता दूं कि रिपब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम में लोगों के द्वारा चुने गए नेता ही कानून बनाने की पावर रखते हैं, मगर डेमोक्रेसी में कानून बहुमत लेकर बनाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हमारा भारत इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है। तो आपके लिए बता दूं दोस्तों, हमारा भारत पूरी तरह से डेमोक्रेटिक न होकर रिपब्लिक है, मगर यहाँ कानून बनाने वाले नेताओं को चुनने का अधिकार जनता के पास है। हमारे टॉपिक पर वापस आते हुए हम यह देखते हैं कि आखिरकार यह कम्युनिस्ट सरकार होती क्या है और यह हमारी दुनिया में इजाद किसने किया। तो इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के फाउंडर है कार्ल मार्क्स। इन्होंने 1917 में पहले साम्यवादी राज्य की नींव रखी, क्योंकि सारे देशों का यह मानना था कि पूंजीवादी सरकार मतलब कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट ही युद्ध के लिए कारणीभूत है। इसलिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई। आज की इस 21st सेंचुरी में सिर्फ 5 ही कंट्रीज ऐसी है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिस्टम से चलती आ रही है, और वो है चाइना, वियतनाम, लाओस, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, अगर हमारा भारत भी इन कंट्रीज की तरह कम्युनिस्ट होता तो हमारे भारत आज के मुकाबले कैसा होता। आइए आज हम यही देखते हैं। साम्यवाद प्रणाली में गरीब और अमीर यह कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे देश में भी अमीरों को वीआईपी ट्रीटमेंट ना दी जाती, बल्कि उसके बजाय आम आदमी की तरह ही माना जाता। और आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण मंदिरों में देख सकते हैं कि कैसे आम आदमी पूरा दिन खड़ा रहकर भगवान के दर्शन के लिए मेहनत करता है, वही वीआईपी लोग 10 मिनट में भगवान का दर्शन लेकर चले भी जाते हैं। इसका मतलब उस वीआईपी आदमी का वक्त इम्पोर्टेंट है और एक आम आदमी का वक्त कचरा, जिसे जैसे चाहे बहा दो। साम्यवाद प्रणाली में जाति या धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव या फिर कोई भी आरक्षण नहीं होता। इसके बजाय अपने टैलेंट के जोर पर वह आदमी की ग्रोथ होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चाइना। यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म है बुद्धिज्म, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इसके अलावा यहाँ कोई और धर्म नहीं है। बुद्धिज्म के साथ साथ यहाँ टोइज्म मतलब ताओ धर्म और इस्लाम को मानने वाले लोग भी रहते हैं। मगर यहाँ की सरकार कम्युनिस्ट होने के कारण यह सरकार किसी भी एक जाति को लेकर कानून नहीं बनाती, बल्कि इसकी बजाय यह सबके लिए एक ऐसा कानून बनाती है जिसमें सबका हित छुपा होता है। और सरकार के एक छोटे से फैसले के कारण यहाँ की जनता में सामाजिक तनाव निर्माण नहीं होता। इसी प्रकार साम्यवाद सरकार में सब एक जैसे होने के कारण यहाँ माइनॉरिटीज के साथ कोई दुर्व्यवहार भी नहीं होता, और इसी के साथ साथ हर एक इंसान को एक समान मौका मिलता है अपने जीवन में कामयाब होने का। और इसकी वजह से हमारे देश की ओवरऑल सेफ्टी बढ़ती है और हम हमारे देश के आंतरिक मुद्दों पर फोकस करने की बजाय हमारे भारत के विकास पर ध्यान दे सकते हैं। भारत में साम्यवादी सरकार होती तो आज जो हाल किसानों का है वह शायद नहीं होता, क्योंकि यह कोई तीसरा आदमी एक किसान की मेहनत का दाम तय नहीं करता, बल्कि वह सरकार इसका दाम तय करती और शायद हमारे किसान भाइयों की आत्महत्या पर रोक लगती। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया, मगर हमें डिसीजन सूझबूझ से मतलब दोनों तरफ की बातें समझ कर लेना है, ना कि इमोशनल होकर। तो दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सिस्टम के फायदे देखे हैं। अब हम देखते हैं इस सिस्टम के नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला घाव होता है लोगों की फ्रीडम पर। मतलब आपको जैसे भारत में 7 मूलभूत अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि किसी पर अन्याय ना हो, वही इस साम्यवादी प्रणाली में शायद न दिए जाती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नॉर्थ कोरिया और कई हद तक चाइना भी। नॉर्थ कोरिया को ध्यान में न रखते हुए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दिखावे के लिए कम्युनिज्म है, मगर वहाँ पर चलती तो है डिक्टेटरशिप ही, इसलिए चाइना को ध्यान में लेते हैं। आपको पता ही होगा कि चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, CCP मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यही आज तक चाइना पर राज करती आई है और इसने 2021 में 26 सालगिरह मनाई। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यह पार्टी कम से कम 100 साल जनता पर राज करती आई है। और यह चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी 100 साल राज करे या 200 साल, चिंता का विषय यह है यहाँ कोई भी अपोजिशन मतलब विरोधी दल नहीं है, और जब किसी जगह विरोध नहीं होता तो वहाँ चलती है मनमानी। इसलिए चाइना में बहुत बार पॉलिटिकल पार्टी स्थापन करने की कोशिश तो हुई, मगर CCP ने कभी उस कोशिश को सफल ही होने नहीं दिया। और यही नहीं दोस्तों,
चाइना में आप इस पार्टी के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते, चाहे आप चाइना के सबसे अमीर इंसान ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, जैक मा नाम तो आपने सुना ही होगा। यह इंसान अलीबाबा का फाउंडर है और चाइना का सबसे अमीर इंसान। मगर इन्होंने अक्टूबर 2020 में सीसीपी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कुछ चंद शब्द ही कहे थे और उसके बाद वह 2 साल तक गायब रहे और सीसीपी ने उन्हें रिटायरमेंट लेने पर भी मजबूर किया। ऐसा उन्होंने ऑस्ट्रिया के एक रेस्टोरेंट में इंटरव्यू के दौरान कहा। इससे आप समझ ही सकते हैं कि पूरी पॉलिटिकल पावर का केंद्रीकरण कैसे होता है और आप इसके खिलाफ प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। एक और हमारे देश में सबसे अच्छी शक्ति हमारी जनता के हाथ में है, वह है वोट, जो हमारी जनता अपने हिसाब से जिसे चाहे देकर हमारे देश का कार्यभार उसके हाथ में दे सकती है। और इसके साथ आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक बहुत ही अच्छा अधिकार है, जिसकी वजह से हमारे देश की जनता यह पता लगा सकती है कि सरकार आखिर असल में कर क्या रही है। मगर कम्युनिस्ट प्रणाली में यह अधिकार भी उस जनता को नहीं दिया जाता। इसकी वजह से उस देश की जनता हमेशा अंधेरे में ही रहती है। इसी वजह से पीआरसी मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर माओ जोडांग ने एक बार कहा था, कम्युनिज्म इज नॉट लव, कम्युनिज्म इज अ हैमर विच इज यूज्ड टू क्रश द एनिमी। मतलब साम्यवाद कोई प्रेम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा हथौड़ा है जिसका इस्तेमाल अपने एनिमी को कुचलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने कम्युनिज्म के कुछ फायदे भी देखे और कुछ नुकसान भी। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मैं ऐसा कंटेंट लाता ही रहता हूँ, तो हमारे चैनल सर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।